बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे भी होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, कल का वीडियो अपना कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताइए मुझे। आप समझ में आया? रानी पद्मिनी की जो कहानी हमने सुनी वीरांगना की, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएं। दूसरी चीज साथियों, साथ के साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे, और यदि नहीं बना रहे हैं तो बनाने हैं, क्योंकि जब भी ऑफलाइन क्लासेस चालू होएगी, आपकी मेरे से मुलाकात होएगी, तब मैं आप लोगों के नोट चेक कर सकती हूँ। इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको। वो कहते हैं ना दोस्तों, आज फिर बादलों ने साजिश करी है, आज फिर बादलों ने साजिश करी है, जहां मेरा घर था वहीं पर बारिश करी है। यदि जिद है फलक को बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर अपना आसिया बसाने की। तो दोस्तों, हमें कोरोना को यदि जिद है कि लॉकडाउन लगा रहेगा, तो जय भारत ऑनलाइन क्लासेस को भी जिद है कि हमारे बच्चे घर पर बैठ करके बड़े ही आनंद से पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल देखो हमने क्या अध्ययन किया था। रावल रतन सिंह के बारे में अपन ने जो कुछ भी पढ़ा था दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल नोट्स लिखाने जा रही हूं। तो आज अपने को कॉपी पेन साथ में रखते हुए कंटिन्यू मेरे साथ लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो कल मैंने आपको सिर्फ बताया था कि किन किन ग्रंथों से हमें जानकारी मिली है। तो सबसे पहले तो रावल रतन सिंह का शासनकाल क्या है, 1301 से 1303। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। सबसे पहली बात, कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ है हमारे पास में एक पद्मावत। पहला ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ है। पहला ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत से हमें क्या जानकारी मिलती है? पद्मावत ग्रंथ सबसे पहली बात किसने लिखा है? मेरे साथ लिखते चले। यह ग्रंथ जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। यह शेरशाह सूरी के दीवान थे। यह शेरशाह सूरी के दीवान थे। इन्होंने यह ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा है। इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ के अंदर जो युद्ध का कारण दिया गया है दोस्तों, इस ग्रंथ में युद्ध का कारण जो बताया गया है, इस ग्रंथ के अंदर युद्ध का कारण आपके रानी पद्मिनी की सुंदरता बताया गया है। लिखते चले मेरे साथ साथ। रानी पद्मिनी की सुंदरता बताया गया है। ठीक है, इधर देखेंगे अपन। एक दूसरा ग्रंथ है हमारे सामने, जिसका नाम है साथियों ग्रंथ खेजाइन उल फतू है। खेजाइन उल फतू है। ठीक है, जिसे अपन लिख सकते हैं तारीख अलाई। ठीक है दोस्त, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इस ग्रंथ को एक इतिहासकार और कवि हुए हैं अमीर खुसरो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय के, अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकार व कवि थे, ये भी लिख सकते हो आप। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में उपस्थित थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में उपस्थित थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में उपस्थित थे। अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने युद्ध का कारण क्या बताया दोस्तों? इन्होंने युद्ध का कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति बताई है। अलाउद्दीन की
साम्राज्यवादी नीति बताइए। ठीक है साथियों, यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं अपन आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, रावल रतन सिंह के बारे में लिखते चलेंगे अपन। तो सबसे पहली बात तो रावल रतन सिंह के दरबारी विद्वान, रावल रतन सिंह के दरबारी विद्वान राघव चेतन थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा फैक्ट लिखेंगे अपन। दूसरा फैक्ट क्या लिखेंगे, रानी पद्मिनी सिंहलदीप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्रीलंका। रानी पद्मिनी सिंहलदीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन व चंपावती की पुत्री थी। गंधर्व सेन व चंपावती की पुत्री थी। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट लिखेंगे आप, रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान, रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान, रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन, ये बखान है दोस्तों, हीरामन जाति के रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति के तोते किया करते थे, क्योंकि हीरामन जाति के तोते ही जो हैं मनुष्यों की भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगला फैक्ट देखेंगे आप, रानी पद्मिनी के साथ मेवाड़ में गोरा बादल, रानी पद्मिनी के साथ मेवाड़ में गोरा बादल व 1600 महिलाएं आई थी। 1600 महिलाएं आई थी। यहां तक आप फैक्ट्स लिखते चलेंगे दोस्तों। अगला फैक्ट देखेंगे, रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला दिया। राघव चेतन को देश निकाला दिया, जिसने दिल्ली में जाकर एके के पास शरण ली। दिल्ली में जाकर एके के पास शरण ली। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अपन। ये सब बातें हम कल की कहानी में अच्छे से समझ चुके हैं। आज आपको सिर्फ नोट करना है दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे ही पढ़ने के लिए, और चाहे तो अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों, इन ग्रंथों से हमें एक प्रसिद्ध युद्ध की जानकारी मिल रही है, वो ही रावल रतन सिंह के इतिहास के ऊपर आधारित है। तो आप हेडिंग डालेंगे इसके अंदर, रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष। नोट्स लिखते चलो मेरे साथ साथ।
रावल रतन सिंह व एके के मध्य संघर्ष, एके के मध्य संघर्ष। ठीक है दोस्तों, रावल रतन सिंह व एके के मध्य संघर्ष। किस तरीके से होता है ये संघर्ष, हम लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। हम समझ चुके हैं ये संघर्ष कैसे हुआ था। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह कहाँ पर है, मेवाड़ में। ऐसे का ऐसे ही लिखना आपको, ताकि आपको याद हो जाएगा। दिल्ली में एके, जिसे आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों का शासनकाल लिख लीजिए 1296 से 1316, और रावल रतन सिंह का शासनकाल है 1301 से 1303। ठीक है बच्चों, क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। कब आ रहा है, 28 जनवरी 1303 को रवाना होता है, आक्रमण करता है। इस आक्रमण के अंदर गोरा बादल, ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। गोरा बादल सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए, गोरा बादल सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा बादल सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। 26 अगस्त 1303 को एके का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार, इसमें एके की विजय हो जाती है और इसमें रतन सिंह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हम कुछ समझ भी चुके हैं और आप नोट भी कर चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों इस युद्ध के बाद में क्या होता है। रानी पद्मिनी ने, लिखते चलेंगे आप मेरे साथ, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया, 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। यह जोहर इतिहास का सबसे बड़ा जोहर व चित्तौड़ का प्रथम जोहर कहलाया। वह चित्तौड़ का प्रथम जोहर कहलाया। दोस्तों जोहर क्या होता है उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। कुछ शब्दों के ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगी कि जोहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, महासती क्या होती है, आसती क्या होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बहुत ही जल्दी चर्चा करेंगे। दोस्तों इधर देखो, इधर तो आपको रावल रतन सिंह जी के बारे में जो जानकारी मिल रही थी वो हम लिख रहे हैं। इधर देखेंगे दोस्तों, एके ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग अपने बेटे
खिज्र खां को सौंप दिया। जब रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था और उनकी विजय हो गई थी तो एके ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया था, यानी खिज्र खां को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो एके ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया था, सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ खिजराबाद कहलाया। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ खिजराबाद कहलाया। चित्तौड़गढ़ किस नाम से जाना गया? खिजराबाद के नाम से जाना गया। चित्तौड़गढ़ क्या कहला रहा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ खिजराबाद कहला रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे आप, रानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था, इस जौहर की याद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ में एक जौहर मेला लगता है। इस जौहर की याद में चित्तौड़ में, इस जौहर की याद में चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। जौहर मेला लगता है। यह जो मेला लगता है दोस्तों, जौहर मेला, यह मेला 1-1-11, 1-1-11 का मतलब, वैसे तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर में जब अपन त्योहार पढ़ते हैं, जब अपन बताते हैं कि 1-1-11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है पहला महीना चैत्र, 1 का मतलब है कृष्ण और 11 का मतलब होता है एकादशी। तो चैत्र कृष्ण एकादशी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में यह जौहर मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जौहर की याद में चित्तौड़गढ़ में क्या लगता है? जौहर मेला लगता है। यह जौहर चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कहलाता है। इधर देखते हैं, तो ये दुर्ग किस नाम से जाना जा रहा है? खिजराबाद के नाम से जाना जा रहा है। अमीर खुसरो के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, याद रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय हो जाता है, लेकिन रानी पद्मिनी जब जौहर कर लेती है और वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाता है इस युद्ध से, तब अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो का क्या कथन है कि अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000, अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया, हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। तो किस युद्ध के अंदर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में एके के आदेशानुसार चित्तौड़गढ़ के अंदर 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। ये जानकारी हमें कौन दे रहे हैं? प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार होने के बाद के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे चलते अपन। तो ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अनुसार जो पद्मावत ग्रंथ है, वह पद्मावत ग्रंथ जो हमें जानकारी दे रहा है, उस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार हमें क्या जानकारी मिल रही है बच्चों? तो पद्मावत ग्रंथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट डाल करके लिख सकते हैं, ये एग्जाम के अंदर भी पूछी जा सकती है। ये जानकारी हमें हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तकों से मिलती है बच्चों, बहुत ही अच्छी जानकारी है कि पद्मावत ग्रंथ में, लिखें आप मेरे साथ, पद्मावत ग्रंथ में इस युद्ध में रावल रतन सिंह को हृदय तथा रानी पद्मिनी को बुद्धि वह एके को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को, वह एके को माया कहा गया है। एके को माया कहा गया है।
ये जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, ये जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिल रही है? पद्मावत ग्रंथ से मिल रही है। ठीक है बच्चों, दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि नोट्स लिखने पड़ रहे हैं, तो लिखने तो पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो बच्चों पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हुनर रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों रानी पद्मिनी को बुद्धि व एके को माया कहा गया है। रावल रतन सिंह को रावल शाखा का अंतिम शासक बताया गया है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन कहलाया है, तो रावल रतन सिंह को रावल शाखा का अंतिम शासक बताया है। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अपन। एक बहुत ही अच्छी बात है, लिखेंगे आप लोग, नोट डाल करके भी लिखेंगे, एरो लगाकर लिखते चलेंगे कि इस युद्ध में चित्तौड़ के लक्ष्मण सिंह सिसोदा, ये यहाँ के एक सामंत, एक सरदार हुआ करते थे, तो लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुए। अपने 7 पुत्रों के साथ, यानी कि 7 पुत्रों के साथ शहीद हुए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पद्मावत ग्रंथ में रावल रतन सिंह को हृदय कह रहे हैं, रानी पद्मिनी को बुद्धि बता रहे हैं, और एके को माया कहा जा रहा है। रावल रतन सिंह को रावल शाखा का अंतिम शासक बता दिया अपन ने। और इस युद्ध में चित्तौड़ के लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुए थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रखनी है। इसके साथ ही के अंदर एक बात लिख सकते हैं आप कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रानी पद्मिनी को ऐतिहासिकता का पात्र माना है। इतिहास की जानकारी मिलने का पात्र माना है, ऐतिहासिकता का पात्र माना है, ऐतिहासिकता का पात्र माना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी होती है हमारे रावल रतन सिंह जी के बारे में। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जी का इतिहास यहाँ तक संपूर्ण होता है, जिनके नोट्स हम लिख चुके हैं। एक बार आप देख सकते हैं सरसरी निगाहों से, चाहें तो किस तरीके से रावल रतन सिंह जी का इतिहास अपन ने पढ़ा है दोस्तों। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम ले चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगले शासक आते हैं हमारे बीच के अंदर। अब देखो अपन ने क्या देखा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर एके के बेटे खिज्र का अधिकार हो गया है। तो आप अगली हेडिंग डालें खिज्र का मेवाड़ के वंशजों के शासक नहीं है, लेकिन आप आगे की शाखा के शासक नहीं बनते हैं, लेकिन खिज्र का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुछ समय तक राज करते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपन लेंगे कि वो कितने समय तक रहते हैं। तो दोस्तों आप लिखेंगे खिज्र का, अगली हेडिंग डालेंगे आप खिज्र का। ठीक है, यह है खिज्र का कितने समय तक रहा दोस्तों? तो यह 1303 से 1313 तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा। खिज्र का कितने समय तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा दोस्तों? तो खिज्र का 1303 से लेकर 1313 तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा। इन्हीं के नाम पर
इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद कहा गया। इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद कहा गया। ठीक है दोस्तों, 1313 तक खिज्र का रहा, लेकिन 1313 में खिज्र खां ने क्या किया? 1313 में खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग मालदेव सोनगरा, जिसे क्या कहा गया है? मुच्छला मालदेव के नाम से आप जानते हो जिन्हें। मुच्छला मालदेव कान्हड़ देव का भाई था। ये किसका भाई था? ये मालदेव सोनगरा कान्हड़ देव का भाई है। कान्हड़ देव चौहान पढ़ेंगे अपन जालोर वंश में। कान्हड़ देव का भाई था ये, कान्हड़ देव का भाई। तो किसको सौंप दिया गया दोस्तों? 1313 में खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ देव मालदेव सोनगरा, जिसे मुच्छला मालदेव कहा जाता है, को सौंप दिया। ये जो मुच्छला मालदेव है दोस्तों, ये कितने समय तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा? 1313 से 1320 तक। मालदेव सोनगरा चित्तौड़ दुर्ग में रहा। मालदेव सोनगरा के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको सौंप दिया गया? तो दोस्तों 1320 में मालदेव ने यह दुर्ग अपने पुत्र जयसिंह को सौंप दिया, जिसे आप जैसा सिंह के नाम से भी जानते हैं। अपने पुत्र जयसिंह को सौंप दिया। इसको अपन अभी बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार सुनो अच्छे से, आप देखो, सुनो और समझो मैं क्या कह रही हूँ। देखो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इक्के का बेटा खिजरका आ गया। ठीक है, खिजरका को गवर्नर बना दिया। अब खिजरका जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आया तो बच्चों कब आया? 1303 में आया। तो 1303 से लेकर 1313 तक तो खिजरका यहाँ का शासक रहा। जब वो काफी समय तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शासक रह गया तो उसे दिल्ली की याद आई। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उसके संबंध मालदेव सोनगरा से काफी अच्छे थे। तो खिजरका ने जो मुच्छला मालदेव है, कान्हड़ देव चौहान का भाई है, उसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप दिया 1313 में, और यहाँ से कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? मुच्छला मालदेव का। अब मुच्छला मालदेव ने भी 1320 तक रहा। फिर अपने ही बेटे जय सिंह चौहान, जिसे जैसा सिंह चौहान भी बोलते, आगे आप इतिहास में इसका नाम जैसा सिंह चौहान भी पढ़ते हैं कई किताबों में, तो जैसा सिंह चौहान को ये दुर्ग सौंप करके यह भी जालोर चला जाता है। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका अधिकार है? जैसा सिंह चौहान का है। तो जैसा सिंह चौहान 1320 के अंदर यहाँ पर कौन आ गए हैं? जैसा सिंह चौहान का अधिकार हो जाता है। 1320 तक मालदेव सोनगरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहता है, और 1320 में मालदेव ने ये दुर्ग किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जैसा सिंह चौहान को सौंप दिया। अब देखो आपको मैं बड़े अच्छे से बता रही हूँ, लेकिन उसके पहले अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग डाल दो, राणा हम्मीर। इसके बाद में किस तरीके से राणा हम्मीर का अधिकार होता है, जैसा सिंह चौहान के साथ क्या होता है, ये सब हम अभी बड़े अच्छे से देखेंगे। लेकिन उसके पहले अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दो राणा हम्मीर, और अपन बड़े अच्छे से देखेंगे कि राणा हम्मीर कौन थे और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे। आप सोच रहे हो कि मैडम ने तो बीच में ही रोक दिया, जय सिंह चौहान को दुर्ग सौंप करके सीधा राणा हम्मीर। तो जय सिंह चौहान से लेकर राणा हम्मीर के बीच की यात्रा भी आपके सामने आएगी। ठीक है, अगली हेडिंग डालो आप, राणा हम्मीर। राणा हम्मीर। ठीक है बच्चों, और अच्छे से देखो, कॉपी पेन नीचे रख दो, अच्छे से देखो और समझो। देखो दुर्ग के ऊपर सबसे पहले
रावल रतन सिंह के बाद कौन आए? खिज्र का। देखते चलना इधर, खिज्र का शासनकाल देखो 1303 से लेकर 1313। ठीक है, खिज्र खां ने ये किसको सौंपा? मालदेव सोनगरा। देखना अच्छे से, मालदेव सोनगरा का शासनकाल क्या रह गया? 1313 से लेकर 1320। बच्चों बहुत सारे जने इसको 1313 से 1323 भी बताते हैं, या सीधा 1313 से 1326 भी बता देते हैं, लेकिन जो अपन हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें पढ़ते हैं उनके अनुसार जो सही शासनकाल अपन देखना चाहें तो 1313 से 1320 इसका फैक्ट सही माना जाता है। ठीक है, बाकी आप 1320 से अगर 1323 में मानेंगे तो एग्जाम की नजर से कोई बहुत विशेष शासनकाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो सही शासनकाल माना जाता है वो 1313 से 1320 को आप मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वहां पर ऐसा बताया तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग किताबों के अंदर ये शासनकाल हमें अलग अलग भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक होता है अपने पास में 1313 से लेकर 1320 तक मालदेव सोनगरा का अधिकार रहता है। मालदेव सोनगरा के बाद में यहाँ पर मालदेव सोनगरा का ही पुत्र जो है जय सिंह चौहान, जिसे आप जैसा सिंह भी बोलते हो, तो दोस्तों यहाँ पर जैसा सिंह को ये दुर्ग दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और जैसा सिंह का कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1313 से लेकर 1326 तक। यहाँ तक आपको समझ में आया? तीन चीजें, खिज्र का के बाद मालदेव सोनगरा, जैसा सिंह चौहान। इसी के साथ दोस्तों इधर मैंने आप लोगों को जब अपन ने क्षेम सिंह पढ़ा था तो क्षेम सिंह ने और राहप ने, रण सिंह के दो पुत्र थे। रावल शाखा जब अपन पढ़ रहे थे तो रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने तो आपके रावल शाखा की स्थापना करी थी और उसके पुत्र राहप ने सिसोदिया नामक सिसोदा गांव बसाया था और वहां के जो वंशज आए वो सिसोदिया कहलाए। तो दोस्तों जो लक्ष्मण सिंह सिसोदा मैंने अभी आपको बताया वो 7 पुत्रों के साथ में शहीद हो गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए। तो वहीं पर एक सामंत थे दोस्तों, वहीं पर एक सामंत थे राणा अरी सिंह। राणा अरी सिंह के पुत्र है ये, एक राणा अरी सिंह नाम के यहाँ पर सामंत या सरदार लिख सकते हैं। यहाँ सिसोदा ठिकाना के ही अरी सिंह जो थे यह सरदार थे, यहाँ के अरी सिंह सामंत थे, सामंत या सरदार। ठीक है, ये किसके पिता थे? राणा हम्मीर के पिता थे, पिता राणा हम्मीर। तो दोस्तों राणा हम्मीर किनका पुत्र है? यहाँ सिसोदा ठिकाने के अंदर जो सिसोदा गांव बसाया गया ना बच्चों, इस सिसोदा गांव के अंदर एक राणा है अरी सिंह जो सामंत है, उनके पुत्र हैं। कौन है? राणा हम्मीर। राणा हम्मीर इनके पुत्र है, देखना अच्छे से। तो दोस्तों क्या होता है कि राणा हम्मीर जो है बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, वीर पुरुष था, ये बहादुर था। तो ये राणा हम्मीर जो है ये मालदेव सोनगरा के साथ में इसके थोड़े से अच्छे संबंध नहीं थे। राणा हम्मीर इनको चिढ़ाया करता था कि तुम तो अलाउद्दीन खिलजी के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए हो, कौन सा युद्ध लड़कर आए हो, मतलब इस तरीके से थोड़ा चिढ़ाता था ये राणा हम्मीर। और मालदेव सोनगरा को जो है इस राणा हम्मीर से चिढ़ता था, दोनों एक दूसरे से थोड़े से अनबन से रहते थे। तो ये मालदेव सोनगरा की दोस्तों एक पुत्री थी राजकुमारी सोनगरी। इस मालदेव सोनगरा की एक पुत्री थी बच्चों, जिसका नाम क्या था? राजकुमारी सोनगरी। राजकुमारी सोनगरी जो थी इसकी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मालदेव सोनगरा की पुत्री थी राजकुमारी सोनगरी। और ये राजकुमारी जो थी ना दोस्तों विधवा थी, इसका पहले विवाह हो चुका था और विधवा थी और ये अपने पिता के पास ही रहती थी। तो ये जो विधवा राजकुमारी थी तो मालदेव सोनगरा इस राणा हम्मीर से चिढ़ता था। तो ये क्या करता बच्चों, इस राणा हम्मीर को मतलब है ना अपमानित करने के लिए, पहले दोस्तों विधवा विवाह को बड़ा ही अपमानित विवाह माना जाता था। विधवा के साथ विवाह हो गया तो मतलब उसको जिस आदमी के साथ होता था ना उसे अपमानित समझा जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मालदेव सोनगरा राणा हम्मीर को अपमानित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देते दोस्तों? राणा हम्मीर के साथ में विवाह है, विधवा का विवाह है। किसके साथ हो गया विवाह है?
राणा हम्मीर के साथ में विवाह कर देते। अब राणा हम्मीर के साथ विवाह हो गया, लेकिन जो ये राजकुमारी सोनगरी थी ना, ये इस राणा हम्मीर के लिए अच्छी साबित होती है। ये राजकुमारी सोनगरी राणा हम्मीर को कहती है कि मेरा आपके साथ विवाह हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके बदले में मेरे पिता से दहेज के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दीवान मोजेराम मेहता को मांग लो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दीवान था ना, उसका नाम था बच्चों मोजेराम मेहता। तो ये सोनगरी जो है ये कहती राणा हम्मीर से कि दहेज के अंदर दीवान मोजेराम मेहता को मांग लो। तो ये राणा हम्मीर क्या करता है, दहेज में क्या लेता है बच्चों, दहेज के अंदर ये है दीवान मोजेराम मेहता को मांग लेता है। दीवान मोजेराम मेहता ये यहाँ का दीवान था, तो मोजेराम मेहता को मांग लेता है। अब क्या होता है, ये जो मोजेराम मेहता को मांग लेता है, अब ये मोजेराम मेहता दोस्तों दुर्ग के सब रास्ते जानता है। अब ये किसका दास हो गया, इसका स्वामी कौन हो गया, राणा हम्मीर हो गया। और पहले दोस्तों स्वामी की रक्षा के लिए खुद प्राण तक त्याग दिया करते थे। तो यहाँ पर ये मोजेराम मेहता जो है ना बच्चों, दुर्ग के सभी रास्ते जानता है। तो ये दुर्ग के भेद, दुर्ग के क्या कर देता है, दुर्ग के भेद बता देता है, दुर्ग के भेद बता देता है। अब ये राणा हम्मीर जो है जब दुर्ग के भेद जान लेता है तो दोस्तों ये क्या करता है, ये इस जैसा सिंह चौहान के ऊपर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ दुर्ग पर कौन आक्रमण कर देता है, राणा हम्मीर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। दुर्ग के सभी भेद जान करके, रास्ते जान करके आक्रमण कर देता है और जैसा सिंह चौहान को मार देता है, मृत्यु हो जाती है। जैसा सिंह चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन मार देता है इस युद्ध के अंदर, इसको राणा हम्मीर मार देता है। जैसा सिंह चौहान की मृत्यु हो जाती है और विजयी कौन हो जाता है, राणा हम्मीर हो जाता है। दोस्तों सिसोदा शाखा के अंदर रहने वाले जो आगे शासक आएंगे वो सभी अपने नाम के आगे राणा लगाएंगे। और जो पहले शाखा थी रावल, है तो दोनों ही दोस्तों गुहिल वंश के, हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं। तो जो रावल रण सिंह जो शासक हुए थे उनकी दो संतानें हुई थी, क्षेम सिंह और राहत। क्षेम सिंह ने जो गुहिल वंश की एक अलग शाखा बना ली थी, जो रावल के नाम से जिसके शासक रावल के नाम से पुजाने जा रहे थे। और अब जो सिसोदिया शाखा राप ने बसाई थी उसके वंशज क्या कहला रहे, राणा कहला रहे, लेकिन है तो गुहिल वंशी ना। यानी अब वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, गुहिल वंश का अधिकार हो गया है। तो दोस्तों राणा हम्मीर ने गुहिल वंश के ऊपर अधिकार कर लिया है। और राणा हम्मीर का जो शासन काल है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक आप इनका शासन काल लिख सकते हो। तो अब दोस्तों राणा हम्मीर का अच्छे से आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहो तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि जब जैसा सिंह चौहान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर था, उस समय राणा हम्मीर के साथ में मालदेव सोनगरा ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। दहेज में दीवान को मांग लिया था, दीवान ने दुर्ग के भेद बता दिए थे और इसके फायदे से ही राणा हम्मीर ने जय सिंह चौहान को मार करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। यानी गुहिल वंश को वापस कौन लेकर आ रहा है, राणा हम्मीर लेकर आ रहा है। तो दोस्तों राणा हम्मीर जो है वो अब क्या कहला रहे हैं, मेवाड़ के उद्धारक कहला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि राणा हम्मीर ये हिम्मत नहीं करते तो वापस गुहिल वंश की स्थापना कैसे होती, वापस मेवाड़ गुहिल वंश के वंशजों को किसकी वजह से मिला है, राणा हम्मीर की वजह से मिला है। तो आप अगला नोट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यह मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है, राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा गया है, तो राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आगे देखो कि राणा शाखा या राणा सत्ता, राणा शाखा नहीं है, दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना। राणा सत्ता या सिसोदिया सत्ता,
राणा सत्ता या सिसोदिया सत्ता का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक, दोनों ही चीजें लिख सकते हो आप, एक ही है। का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका संस्थापक है हम्मीर राणा। हम्मीर राणा। मैंने क्या लाइन लिखी है सुनना अच्छे से, राणा सत्ता व सिसोदिया सत्ता का संस्थापक। अगली लाइन देखना, राणा शाखा, राणा शाखा व सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है? का संस्थापक, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है राहप। संस्थापक कौन है? राहप। क्या लिखा मैंने? राणा सत्ता और सिसोदिया सत्ता। अपन नहीं कहते कांग्रेस की सत्ता आ गई, मतलब जहां से उनका शासनकाल प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों पहले शाखा तो बट गई थी, सिसोदा गांव में राहप के वंशज रह रहे थे, यानी शाखा तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन शाखा का राज कब आया है? राज हम्मीर राणा के समय आया है। तो दोस्तों यदि सवाल आता है कि राणा सत्ता और सिसोदिया सत्ता का संस्थापक कौन है, तो आपको हम्मीर राणा बताना है। और यदि सवाल आता है कि राणा शाखा और सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है, तो आपको राहप बताना है। दोनों ही चीजों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आंसर अलग अलग है, तो गोला भी अलग अलग ही भरना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो ठीक है दोस्तों, तो राणा हम्मीर के बारे में हम और भी अध्ययन करेंगे, लेकिन तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। बाकी के शासकों के बारे में, राणा हम्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आगे लेंगे। इन्हें बहुत सारी इतिहास में उपाधियां दी गई है। विषम घाटी पंचानन कहा गया, यानी विषम परिस्थितियों में भी ये शेर के समान युद्ध करने को तैयार रहते थे। राणा हम्मीर को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने उस समय का सबसे प्रतापी और वीर साहसी शासक बताया है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे, लेकिन तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और दोस्तों मेरा अनुरोध है कि यदि वीडियोस आपको पसंद आते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो दोस्तों कमेंट्स में भी दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों जब चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप यदि उसे शेयर करेंगे तो इससे हमारी टीम को और हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। और आपका मोटिवेशन और आपका साथ ही हमारी जीत है, हमारा विश्वास है, और इस विश्वास को बनाए रखें दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।